हेलो नमस्कार। वीडियो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दीपक चौहान आपका स्वागत करता हूं। ठीक है भाई, अपनी जो हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज जो चली हुई है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की अपनी जो टेस्ट सीरीज होगी वो भाई टेस्ट सीरीज नंबर 9 है। ठीक है, इस सीरीज के अंदर भाई अपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सारे के सारे धीरे धीरे अपनी जितनी भी सीरीज अपनी आगे आगे चलती जाएंगी उन सभी के अंदर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने मिलेंगे, जो अपनी हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी, एचएसएस, सीईटी, इन सभी एग्जाम्स के लिए भाई बहुत मायने रखते हैं अपनी क्लासें। ठीक है, तो अपनी क्लास को भाई पूरा देखें। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, पूरी क्लास देखें। बीच में स्किप करके जाओगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है ये कंटेंट अपना बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, और ये जो कंटेंट होगा अपना ये सारे एग्जाम्स के अंदर आने वाला है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को बढ़ते हैं आज के अपने थॉट के साथ। थोड़ा अपना भाई, कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। तो मतलब क्या है भाई, कुछ भी नया करने के अंदर अपना संकोच जो है वो नहीं करना चाहिए। और कुछ भी करने से पहले ये मत सोचो कि इस काम को मैं कर नहीं सकता, उसके अंदर मेरी हार होगी। तो भाई हार कभी नहीं होती है इंसान की, या तो उसके अंदर जीत मिलेगी या फिर उसके अंदर क्या मिलेगी, सीख मिलेगी। ठीक है भाई, इस थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है भाई, तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है भाई, तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये कब लड़ा गया। ठीक है भाई, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, ये वाला अपना पॉइंट है। तो देखिएगा भाई, तराइन का जो पहला युद्ध है ये कब लड़ा गया। देखिए, तराइन क्षेत्र जो है ये वर्तमान के अंदर अपना भाई कहाँ पे आता है, करनाल के अंदर। ठीक है भाई, वर्तमान अपना हरियाणा का जो करनाल जिला है इसके अंदर तराइन क्षेत्र आता है। तराइन को भाई तरावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, किस नाम से जानते हैं, तरावड़ी के नाम से। और एक और पॉइंट है अपना कि तराइन जो है इसको आजम खान के द्वारा बसाया गया था। ठीक है भाई, किसके द्वारा बसाया गया था, इसको आजम खान के द्वारा बसाया गया था। और आजम खान जो था ये कौन था, ठीक है भाई, नाम लिख रहा हूँ इसका, आजम खान। ठीक है, ये जो आजम खान है ये कौन था, ये आजम खान भी औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है भाई, किसका पुत्र था, ये औरंगजेब का पुत्र था। दूसरा पॉइंट, ये औरंगजेब का पुत्र आजम खान था, तो इसके नाम से तराइन को कैसे जानते थे, तो भाई आजमाबाद के नाम से जानते थे। अपने से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आजमाबाद किसका प्राचीन नाम था, तो आजमाबाद जो है भाई ये प्राचीन नाम था किसका, तरावड़ी का। ठीक है, और तरावड़ी जो तराइन का क्षेत्र है ये अपना क्षेत्र भाई बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, कौन से चावल के लिए प्रसिद्ध है, ये बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध स्थान है तरावड़ी। ठीक है भाई, लिख रहा हूँ पॉइंट देखना, बासमती चावल। ठीक है भाई, याद रखना है बासमती चावल। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अपने पॉइंट करते हैं अपना, एक इस तरीके का ये बॉर्डर बनता है, इस बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट है वो अपना आता है करनाल। ठीक है भाई, कौन सा, करनाल। करनाल से जस्ट नीचे आते हैं तो कौन सा आता है भाई अपना, सोनीपत, सॉरी, पानीपत। ठीक है भाई, कौन सा आता है, पानीपत। पानीपत से जस्ट निकलते ही अपना कौन सा आता है, सोनीपत आता है। ठीक है भाई, कौन सा आता है, सोनीपत। अब यहाँ पे जो स्थान है ये कौन सा है, दिल्ली है। ठीक है, अब देखना भाई, यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक पॉइंट निकलता है कि सबसे ज्यादा जो है भाई चावल बासमती वो कहाँ पे होते हैं, अपने भाई करनाल के अंदर। अगर करनाल विकल्प ना हो तो फिर अपना जो आंसर है वो कौन सा है, सोनीपत होगा। ठीक है भाई, करनाल ना हो तो आंसर क्या हो जाएगा, सोनीपत होगा। लेकिन अगर बात हो निर्यात की कि चावल जो है निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ से होता है, तो निर्यात सबसे ज्यादा जो होता है वो कहाँ से होता है भाई, पानीपत से होता है। तीनों पॉइंट याद रखने हैं। बासमती चावल सबसे ज्यादा करनाल के अंदर, करनाल विकल्प ना हो तो सोनीपत, सोनीपत और करनाल के दोनों के बीच में पानीपत है, जहां से चावलों का जो निर्यात है वो यहाँ से होता है। ठीक है भाई, याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने पॉइंट किया कि भाई तराइन का पहला युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। ठीक है, तो तराइन की जब हम बात करते हैं तो भाई तराइन जो है इसके अंदर महत्वपूर्ण दो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जिसे तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ वो 1191 के अंदर हुआ, और दूसरा जो युद्ध है वो किसके इसके मध्य कब हुआ भाई, 1192 में हुआ। दोनों की दोनों जो लड़ाई है ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई। ठीक है भाई, पृथ्वी और गोरी के बीच में यहाँ पे ये लड़ाइयाँ जो है वो हुई है। ये जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज जो है भाई ये विजयी रहा था। इस क्वेश्चन का पॉइंट है, याद रखना, पृथ्वीराज जो है ये इसके अंदर विजयी रहा था। और सेकंड जो हुआ इसके अंदर भाई गोरी जो है ये जीता था। ठीक है भाई, याद रखना है, गोरी विजयी रहा था। गोरी ने धोखे से भाई पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था और अपने साथ यहाँ से ले गया था। ठीक है,
तो इसने धोखे से बंदी बनाया था दूसरे युद्ध के अंदर, और लेकिन पहले युद्ध के अंदर जो विजयी रहा था वो कौन रहा था? पृथ्वीराज विजयी रहा था। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन से इतना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया? देखना भाई, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया था महाभारत युद्ध के दौरान। ठीक है भाई, कौन सा रूप धारण किया था? विराट रूप जो है वो धारण किया था और अर्जुन को दर्शन दिए थे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे उन्होंने इस दर्शन के साथ साथ गीता का उपदेश भी दिया था अर्जुन को। तो वो गीता का उपदेश कहाँ पे दिया था, किस स्थान पे दिया था, वो चीज याद रखनी है। ठीक है भाई, तो ज्योतिसर जो सरोवर है, ठीक है भाई, कौन सा सरोवर बताया? ज्योतिसर सरोवर। इस सरोवर के किनारे भाई यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब बात आती है ब्रह्म सरोवर की। तो ब्रह्म सरोवर की जब हम बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब है। ठीक है भाई, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब जो है वो कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है। ठीक है, पेहुआ की बात करते हैं तो पेहुआ के लिए हमने बताया था, पेहुआ जो है ये 9वीं सदी में घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है भाई, किसका व्यापारिक केंद्र था? ये घोड़ों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। पांडु पिंडारा की बात करते हैं तो पांडु पिंडारा ने भाई सोमवती अमावस्या के दिन, ठीक है भाई, सोमवती अमावस्या जो है इस दिन पांडवों ने अपने पितरों का भाई श्राद्ध जो है वो किया था, मतलब पिंड दान किया था। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई सारे के सारे। और पांडु पिंडारा जो है ये जींद में है। पेहुआ, ज्योतिसर और ब्रह्म सरोवर तीनों के तीनों कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अभी, हर्षवर्धन का साम्राज्य दक्षिण में किस नदी तक फैला था? ठीक है भाई, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो दक्षिण में किस नदी तक फैला हुआ था? ये नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अपने फैक्ट निकलते हैं एग्जाम के अंदर भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। देखना भाई, यहाँ से जब हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा हर्षवर्धन का एक 639 ईस्वी के अंदर एक युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध हुआ हर्षवर्धन का किसके साथ हुआ था? तो भाई पुलकेशिन के साथ हुआ था, जो पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ ये युद्ध हुआ था। दूसरे की अगर बात करते हैं तो ये वाला जो युद्ध हुआ वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो भाई नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का अपना जो आंसर है वो भी क्या होगा कि भाई जो हर्षवर्धन का साम्राज्य है वो दक्षिण भारत में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, और 639 में जो युद्ध हुआ था इसके अंदर हर्षवर्धन की पराजय हुई थी, पुलकेशिन द्वितीय जो है जीता था। और इस युद्ध में जीतने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने स्वयं को परमेश्वर की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है भाई, किसकी उपाधि दी थी इसने? स्वयं को परमेश्वर की उपाधि जो है वो धारण की थी। ठीक है, याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध सूफी संत बू अली कलंदर का संबंध कहाँ से रहा है? ठीक है भाई, देखना भाई, ये एक सूफी संत थे। अपने से क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे कि बू अली कलंदर जो है वो क्या थे, तो उसका संबंध क्या था? तो वो क्या थे भाई? एक सूफी संत थे। दूसरा पॉइंट, ये जो है इनका संबंध कहाँ से था? देखना भाई, यहाँ पे दो नाम आते हैं, एक तो बू अली कलंदर और एक कलंदर शाह। ठीक है भाई, दो नाम बताए मैंने, कलंदर शाह, ठीक है, और दूसरा नाम जो है अपना बू अली कलंदर है। ये दोनों के दोनों नाम जो है भाई इंपॉर्टेंट है अपने हरियाणा में, और दोनों से क्वेश्चन अपना बनता है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से जब बात करते हैं बू अली कलंदर शाह की, जो सॉरी बू अली कलंदर की, तो बू अली कलंदर की जो हाँ यहाँ पे भाई इसका संबंध पानीपत से रहा है। जबकि कलंदर शाह की बात करते हैं तो कहाँ से होगा? करनाल से होगा। ठीक है, याद करने का तरीका अपना ये है भाई, कैसे? देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया बू, बू जैसे हमें समझना है बदबू से। ठीक है, जैसे पानी जो है वो जमा हो जाता है ज्यादा दिन तो उसके अंदर से क्या आने लग जाती है भाई? बू आने लग जाती है, याद रखना। तो उस बू से हमें याद रखना है पानीपत, और खाली केवल और केवल कलंदर होगा तो फिर अपना आंसर क्या हो जाएगा? करनाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने भारत से वापस लौटते समय हरियाणा का उत्तरी हिस्सा जिसमें अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र तथा करनाल शामिल थे, किसको सौंप कर गया था? ठीक है भाई, देखिए अहमद शाह अब्दाली, जब 1761 के अंदर युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों का, तो उस युद्ध के अंदर ये जो है अहमद शाह अब्दाली वो जीता था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? हरियाणा का उत्तरी हिस्सा जिसके अंदर अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र और करनाल वाले जो एरिया है ये शामिल था, तो वो किसको सौंप कर गया था? ये पॉइंट अपना याद रखना है, मायने रखता है अपने लिए। तो इसके लिए अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई सर हिंद के गवर्नर जैन खान को सौंप के गया था। ठीक है भाई, किसको सौंप के गया था? सर हिंद जो है इसका एक गवर्नर था जिसका नाम था जैन खान, तो उसको ये सौंप कर गया था। ठीक है, याद रखना है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों का कौन से मुगल बादशाह की सेना से भयंकर युद्ध हुआ था? देखना भाई, सतनामी संप्रदाय की बात करते हैं तो सतनामी संप्रदाय अपना जो है ये नारनौल के अंदर फैला हुआ था। ठीक है भाई, सतनामी संप्रदाय जो है ये कहाँ पे था? नारनौल के अंदर। और नारनौल की जब हम बात करते हैं तो नारनौल में जो है ये सतनामी संप्रदाय जो है इनके लोग जो है ये एक मुगल बादशाह की सेना से भाई इन्होंने भयंकर टक्कर दी थी। और वो जो मुगल शासक था, बादशाह था, उसका नाम क्या था भाई? औरंगजेब था। और ये वाला क्वेश्चन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंदर भाई शामिल करते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अपना बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, और आगे आने की भी संभावना है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल निम्न में से कौन सा है? देखना भाई, पानीपत के अंदर आप लोगों को पता होगा कि भाई 3 लड़ाइयां लड़ी गई हैं, पानीपत का पहला युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जब बात हुई है तो पानीपत की तीसरी लड़ाई से हुई है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई से हमें पता होना चाहिए कि भाई ये लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी। तो हमने अभी बताया था अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है भाई, किस किस के मध्य हुई थी? अब्दाली वर्सेस मराठे जो है इनके बीच बीच में ये लड़ाई जो है ये लड़ी गई। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे ये वाली जो सारी चीजें हैं इनमें से इस युद्ध से संबंधित चीज कौन सी लग रही है? देखना भाई, कौस मीनार की बात करते हैं तो कौस मीनार जो है इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है भाई, किसने करवाया? शेर शाह ने करवाया। काबुली बाग की अगर हम बात करते हैं तो ये बाबर ने करवाया था। ठीक है भाई, और ये जो बात है काबुली बाग वाली ये कब की है? 1526 की है। ठीक है भाई, उसके बाद सलारगंज गेट की बात करते हैं तो सलारगंज गेट जो है ये कहाँ पे है भाई? अपना कहाँ पे है भाई, बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है भाई कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, सलारगंज का। ठीक है, वैसे अगर इसी तरीके का एक नाम आता है सलार जंग का, मैं एक हिंट आपको दे रहा हूँ इसका। सलार जंग जो है ये म्यूजियम है, एक संग्रहालय है। इस सलार जंग म्यूजियम जो है वो कहाँ पे है? तो भाई वो वाला हैदराबाद के अंदर है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पोज करके जा रहा हूँ कि सलारगंज जो है वो कहाँ पे है। ठीक है भाई, तो सलारगंज जो है इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो अपने इसका भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल जो है वो कौन सा हो जाएगा? काला अम्ब हो जाएगा। याद रखना है भाई, कौन सा हो जाएगा? काला अम्ब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं काला अम्ब की तो सुनना भाई, आप लोगों को पता होगा कि जो तीसरा युद्ध हुआ इसमें मराठे और अहमद शाह अब्दाली की सेना जो है भाई ये आमने सामने भिड़ी। उसके बाद यहाँ से जो रक्तपात हुआ उसके अंदर एक आम का पेड़ काला हो गया था, जिसके कारण से वहां पे काला अम्ब नामक जो स्थान है वो पैदा हुआ। ठीक है भाई, उसकी स्थापना हुई, याद रखना है भाई। उसके बाद है हरियाणा के किस शहर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? ठीक है भाई, देखना, एक नाम आता है हरियाणा के किस शहर में एक मकबरा है जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, तो हरियाणा का जो ताजमहल है वो किसे कहा जाता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो भाई किसे बोलते हैं हम? इसे शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है भाई, किसको बोलते हैं? शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसको हम हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं। और शेख चिल्ली का मकबरा जो है ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा भी होगा, हर प्रैक्टिस सेट के अंदर, हर पेपर के अंदर लगभग इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन जो है ये बना हुआ है। तो शेख चिल्ली का जो मकबरा होगा वो कहाँ पे है भाई? अपना थानेश्वर के अंदर है। ठीक है भाई, याद रखना कहाँ पे है? थानेश्वर में है। नेक्स्ट है भाई अपना, हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर, ठीक है, खालिस्तान में इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना जो है वो शुरू की है। देखना भाई, हरियाणा सरकार जो है एक देश है जिसका नाम पोलैंड है, इसके पैटर्न पर मतलब इसके अंदर जो बस चलते हैं, कौन सी भाई? इलेक्ट्रिक बस। तो उस पैटर्न पर हरियाणा में किस जिले के अंदर भाई ये इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना शुरू की है? तो इसके लिए जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना ये। ठीक है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है भाई अपना अंबाला। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा? अंबाला। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर बच्चे गुरुग्राम को टिक करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें भाई क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, पोलैंड के पैटर्न पर की बात हो तो आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना अंबाला हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अपना, प्रसिद्ध स्थल बोहर मठ कहाँ स्थित है? देखना भाई, स्थल बोहर की हम बात करते हैं तो यह स्थल बोहर मठ जो है ये अपना रोहतक के अंदर है। ठीक है भाई, कहाँ पे आता है? ये रोहतक के अंदर है। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं तो इसका जो संबंध है वो किससे है भाई? कनफड़ा संप्रदाय के जो साधु हैं उनसे है। नाथ संप्रदाय की बात करते हैं, कनफड़ा संप्रदाय के साधु या फिर नाथ संप्रदाय के साधु जो है उनसे संबंधित स्थान है स्थल बोहर मठ।
अब देखिए स्थल बोहर मठ से रिलेटेड हमने कनफड़ा की बात की या फिर नाथ संप्रदाय के साधुओं की बात की है, तो इससे रिलेटेड अपने से अगर क्वेश्चन पूछ ले और अपने पास स्थल बोहर मठ या फिर रोहतक जो है ये ऑप्शन ना हो, तो फिर हम इसका आंसर जो है वो क्या करेंगे, ठीक है। तो भाई पेहुआ जो है इसको भी याद रखना है, पेहुआ का जो संबंध है वो भी नाथ संप्रदाय से या फिर कनफड़ा संप्रदाय के साधुओं से रहा है, ठीक है भाई। देखिएगा भाई इसी तरीके की अपनी बेहतरीन क्लास पाने के लिए भाई अपना जो वीडी क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, प्लेटफॉर्म है, दूसरा पॉइंट जो टेलीग्राम चैनल है अपना, व्हाट्सएप ग्रुप है, इनको सभी को ज्वाइन करें, फॉलो करें, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह सबसे ठंडा माह जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है, हिमांक का मतलब जमने के कगार पर आ जाता है, तो हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा महीना है जो सबसे ठंडा होता है, ठीक है भाई याद रखना। तो इसमें ज्यादातर बच्चे अक्टूबर नवंबर में से ही आंसर मारते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, जनवरी होगा, ठीक है भाई कौन सा होगा, जनवरी। जनवरी माह हरियाणा का सबसे ठंडा माह है, ठीक है भाई याद रखना है। नेक्स्ट है 6वीं सदी में थानेश्वर को किसने अपनी राजधानी बनाया, देखना भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और काफी बार ये क्वेश्चन जो है अपना ये कंफ्यूज करता है, ठीक है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये है 6वीं सदी वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसका आंसर ज्यादातर बच्चे जो है वो हर्षवर्धन देते हैं, लेकिन हर्षवर्धन इसका आंसर गलत होगा, क्यों होगा सुनना भाई। देखिए हर्षवर्धन जो है ये 7वीं सदी के अंदर राजा बना था, कौन सी सदी में भी, 7वीं सदी में 606 ईस्वी के अंदर राजा बना था ये, ठीक है। और 606 ईस्वी के अंदर राजा बनने के बाद इसने अपनी राजधानी जो है वो थानेश्वर बनाई थी, लेकिन इससे पहले की बात करते हैं तो हम यहाँ पे राज्यवर्धन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 605 ईस्वी के अंदर राजा बना था, तो वहां पे भी 7 सदी कौन सी थी, 7वीं थी। लेकिन 6ठी सदी की बात करते हैं तो 6ठी सदी में 580 ईस्वी के अंदर जो राजा था वो कौन था भाई, प्रभाकर वर्धन था। तो भाई प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी 6ठी सदी में बनाया। बाकी 7वीं सदी की बात हो तो राज्यवर्धन का नाम या फिर हर्षवर्धन का नाम यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जो जन्म हुआ वो हरियाणा में कहाँ पे हुआ, ठीक है भाई सुनना। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इनका जो जन्म हुआ वो करनाल के अंदर हुआ। करनाल में एक गांव है कुटेल गांव, ठीक है भाई कौन सा गांव बताया, कुटेल गांव। इस कुटेल गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं तो कल्पना चावला जो है इनको भाई स्पेस क्वीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई स्पेस क्वीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष रानी भी इसको बोलते हैं, स्पेस क्वीन को। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं कल्पना चावला के नाम से अमेरिका ने एक स्पेस क्राफ्ट बनाया है, ठीक है भाई अमेरिका जो है, अमेरिका ने एक स्पेस क्राफ्ट जो है ये इनके नाम से बनाया है, ठीक है भाई स्पेस क्राफ्ट जो है ये किसके नाम से बनाया, कल्पना चावला के नाम से। और कल्पना चावला का जो संबंध है वो अपने कहाँ से है भाई, करनाल से है। दूसरा पॉइंट, करनाल के अंदर कल्पना चावला के नाम से एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है भाई मेडिकल यूनिवर्सिटी भी एक कल्पना चावला के नाम से है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, रोहतक जिले में कौन सा खनिज बहुतायत में पाया जाता है, देखना भाई यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अपना एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है भाई। तो अपने ये वाला क्वेश्चन सुनना, रोहतक जिले की जब हम बात करते हैं तो रोहतक जिले के अंदर एक खनिज है जो बहुतायत में पाया जाता है। देखिए खनिजों की प्रधानता अगर किसी राज्य में है, सॉरी किसी जिले में है तो वो अपना जिला महेंद्रगढ़ होगा। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिनके अंदर कोई कोई जो खनिज है वो फेमस है वहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे रोहतक जिले की अब हम बात कर रहे हैं तो रोहतक जिले का जो फेमस खनिज है वो कौन सा है, चूना है, ठीक है भाई क्या है, चूना, याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद है भाई मुगलावली गांव से किस नदी की खुदाई का कार्य शुरू हुआ, ठीक है। देखना भाई मुगलावली गांव, सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो भाई मुगलावली गांव जो है ये यमुना नगर के अंदर है, ठीक है भाई कहाँ पे है ये, यमुना नगर में है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये मुगलावली गांव जो है यहाँ पे नदी कौन सी जाती है यमुना नगर से, तो यमुना नगर में दो नदियां फेमस है, कौन सी भाई, सरस्वती और यमुना, दो नदियां यहाँ से लगभग गुजरती हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मुगलावली गांव की, तो मुगलावली गांव से भाई कौन सी नदी की खुदाई का कार्य हुआ, सरस्वती का। दूसरे पॉइंट किसके माध्यम से हुआ, तो भाई पेलियो या पोलियो चैनल जो है इसके माध्यम से इनकी जो खुदाई है वो हुई है, ठीक है भाई याद रखना। और सरस्वती नदी आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है भाई आदि बद्री नामक जो स्थान है यहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
नेक्स्ट है भाई, दिल्ली राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। देखना भाई, हमने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन किया था लास्ट सीरीज के अंदर, क्या था भाई, दिल्ली राजगद्दी है, यहाँ पे दिल्ली राजगद्दी है, लेकिन वहां पे जो हमने क्वेश्चन बोला था वो उत्तर भारत था। ठीक है भाई, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था और दिल्ली राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, दोनों क्वेश्चन जो है भाई वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी अलग अलग हो जाएगा। देखना भाई, उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत का जो आंसर होगा वो हर्षवर्धन होगा, जबकि दिल्ली राजगद्दी पर बैठने वाला जो अंतिम हिंदू सम्राट था वो हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ठीक है भाई, जिसको हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, याद रखना 1556 ईस्वी के अंदर इसका अकबर के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, तो वहां पे धोखे से जो बैरम खान है उसके द्वारा यहाँ पे इनको बंदी बना लिया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तो अंतिम हिंदू सम्राट दिल्ली राजगद्दी पर बैठने वाला कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना, हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू। ठीक है, याद रखना है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ भाई, आप लोग बताना कि ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है इसको यहाँ से भाई इस युद्ध भूमि में जो बंदी बनाया, बंदी बनाकर अकबर के समक्ष जो कैंडिडेट लेकर आया था वो कौन था। ठीक है, और इसका आंसर जो है भाई मैं बता रहा हूँ, जो ये था अकबर का संरक्षक बैरम खान, वो नहीं है। ठीक है, कोई और आंसर है तो वो आंसर क्या है वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लेकिन जो भी इस क्लास को पूरा देखेगा वही इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो जरूर बताएगा। ठीक है भाई, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वो आंसर जरूर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है। ठीक है भाई, हरियाणवी एक मुहावरा है, ये क्वेश्चन अपना एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। इसका जो भाई मुहावरा हमने दिया क्या है भाई, चिलम भरना जो है इसका क्या अर्थ है। ठीक है, देखना भाई, इसका अर्थ होता है भाई खुशामद करना। ठीक है भाई, चिलम भरना का क्या है, खुशामद करना, मतलब किसी को खुश रखने के लिए हम जो है भाई जो काम करेंगे वो क्या होगा अपना भाई, खुशामद करना, और उसको हम चिलम भरना मुहावरा जो है वो संज्ञा देते हैं। ठीक है भाई, याद रखना, तो चिलम भरना मुहावरा का क्या अर्थ होगा भाई, खुशामद करना। ठीक है, नेक्स्ट है भाई अपना, हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियां स्थित हैं। देखना भाई, सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि जो मोरनी की पहाड़ियां है कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है, तो भाई शिवालिक का हिस्सा है। ठीक है भाई, कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है, ये शिवालिक पहाड़ियों का। दूसरा पॉइंट, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में 3 जिलों के अंदर है। 3 जिले कौन से हैं भाई, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इन 3 जिलों के अंदर है। दूसरे पॉइंट में जब बात करते हैं तो मोरनी हिल्स जो है ये अपनी कहाँ से है, तो भाई ये वाली जो है ये अपने पंचकुला जिले के अंदर आती है। और पंचकुला जिले में जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं, और इनके अंदर एक ये सबसे ऊंची चोटी आती है मोरनी हिल्स की, जिसका नाम क्या है भाई, करहो है। और करहो की जो ऊंचाई है वो कितनी आती है भाई, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई जो है वो आती है। ठीक है, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में जब हम बात करते हैं तो इसकी जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों की एक एवरेज हाइट भी आती है, औसत ऊंचाई। ठीक है भाई, औसत ऊंचाई या एवरेज हाइट की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज हाइट क्या होगी, वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है भाई, दोबारा बोल रहा हूँ भाई, औसत ऊंचाई। ठीक है भाई, औसत ऊंचाई या फिर एवरेज हाइट की अगर बात करते हैं तो इन पहाड़ियों की कितनी है, इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। नेक्स्ट, उसके बाद है हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ पर स्थित है, तो भाई नवग्रह कुंड की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये वाला पॉइंट 2-3 दिन पहले भी किया हुआ है। ठीक है भाई, मतलब पिछली क्लासों के अंदर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। नवग्रह कुंड की जब हम बात करते हैं तो नवग्रह कुंड जो है ये कहाँ पे आते हैं भाई, कैथल के अंदर। और नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी जो है वो किसे कहा जाता है, तो नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा के जो छोटी काशी कहा जाता है वो किसे बोलते हैं भाई, अपने कैथल को कहा जाता है। और वैसे हरियाणा की काशी की बात करते हैं तो भिवानी है। ठीक है भाई, हरियाणा की काशी कौन सी है, भिवानी है। लेकिन छोटी काशी की बात करते हैं तो कौन सी है, कैथल है। भारत की छोटी काशी की बात करते हैं तो भाई भारत की छोटी काशी की जब हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, भिवानी। हरियाणा की काशी भिवानी और हरियाणा के छोटे काशी कैथल है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। नेक्स्ट भाई, निम्न में से कौन सा राजपूत शैली चित्रकला का विषय है। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सा राजपूत चित्र शैली जो है इस चित्रकला का विषय है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग अगली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं चेक करूंगा, और अपनी इस क्लास का ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। ठीक है भाई, तो इन 3 क्वेश्चनों का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, और
इस क्लास को भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब अपनी जो क्लास इसको महत्वपूर्ण क्लास मानकर भाई इसके अंदर सीरियस तरीके से अपनी क्लासों को देखेंगे। अगर जो बंदा क्लास यानी कि सिलेक्शन लेने के अंदर इंटरेस्टेड है वो बच्चा अपनी क्लास को भी जरूर देखेगा, ठीक है। और जो सिलेक्शन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो वो क्लासों को भाई ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है भाई कि वो भी क्लास देखे, कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उसको सिर्फ टाइम पास करना होता है और टाइम पास करने के लिए अपनी जो क्लासें हैं ये क्लासें नहीं है, ये क्लासें भी सीरियस बंदों के लिए हैं जो अपनी लाइफ या फिर करियर जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई पढ़ने वाले बच्चों का यहाँ पे भाई स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखना भाई जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपना वीडी क्लासेस चैनल है, ठीक है, उसको भाई अपना सब्सक्राइब जो है ये जरूर करें, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन जरूर करना है। और एक और पॉइंट अपना यूट्यूब चैनल जो है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है जरूर करना है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना जो बनाया हुआ है जिसके अंदर ताज़ा अपडेट्स जो है वो यहाँ पे भाई मिलती हैं। तो ताज़ा अपडेट्स वगैरह पाने के लिए अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको भाई ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपने जो नंबर हैं वो हमने यहाँ पे डाल रखे हैं। तो भाई यहाँ से अपने जो है सुने। और आशा करता हूँ कि भाई सभी लोग अपनी जो क्लास है इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, ठीक है। और भाई जितने भी क्लास के अंदर जितने भी पॉइंट बताए जाते हैं सभी को भाई अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।